नमस्कार। शनिवार का दिन और आज हम एक फ्री वीडियो बना रहे हैं बिकॉज़ बहुत दिनों से, बहुत हफ्तों से हमारे देश में चर्चा चल रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो लेने चाहिए जिससे हमारा जो ये रूपी का डिक्लाइन है अगेंस्ट द डॉलर वो रुके। फॉरेनर्स जो इंडियन बाज़ार को लॉक, स्टॉक एंड बैरल बेच रहे हैं वो रोके अपना बेचना, और उसके साथ-साथ हमारे जो ओवरऑल इकोनॉमी की जो सिचुएशन है वो थोड़ी इम्प्रूव हो। रिजल्ट सीज़न अभी आके गया और कंपनियों का जो रिजल्ट जो हम टॉप लाइन से ज़्यादा नापते हैं अगर आपको इकोनॉमी देखनी है तो, बिकॉज़ टॉप लाइन आपको बताता है कि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ किस डायरेक्शन में है। अगर प्रेडोमिनेंटली कंपनीज़ का टॉप लाइन मतलब सेल्स, अगर सेल्स ग्रोथ थोड़ा-थोड़ा कम होए जा रहा है, मतलब कि नॉमिनल जीडीपी में हमारे ग्रोथ नहीं है। नॉमिनल जीडीपी जब हम जीडीपी के साथ इन्फ्लेशन को ऐड करते हैं तो वो आता है, और अभी हम वो 0.5% इन्फ्लेशन की बात नहीं करेंगे जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में दिखता है, बिकॉज़ 0.5% इन्फ्लेशन तो कोई भी नहीं मानेगा कि हमारे देश में है। तो लेट अस स्टार्ट कि भई हमारा बेसिक प्रॉब्लम आया कहाँ से? हमारी बेसिक प्रॉब्लम अगर हम ऐसे आँकेंगे तो पिछले 7-8 साल से आ रही है, लेकिन फॉर द मोमेंट जो इमीडिएट जो कैटलिस्ट बना है, जो स्पाइक अप दिया है, जो इस प्रॉब्लम को सोए हुए कुंभकर्ण को उठा दिया है, वो ये रहा कि ईरान का जब वॉर स्टार्ट हुआ, उसके बाद क्रूड ऑयल का दाम धीरे-धीरे ऊपर जाने लग गया और हमें जो रशिया से क्रूड मिल रहा था, वो कम हुआ, वो बंद हुआ, और ईरान से तो मिलना खैर बंद हो ही गया, और उस कारण जो बेसिक प्रॉब्लम आई है, वो आई है। लेकिन उसके साथ-साथ अगर हम अपने मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को देखेंगे, तो इंडिया कभी भी बैलेंस ऑफ ट्रेड में सरप्लस नहीं था। जब हम बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करते हैं, तो हम ये बात करते हैं कि वस्तुओं को बेचना, मतलब सामान उठाकर यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट कर देना और बाहर से सामान लेकर यहाँ पे आना। हम हर वक़्त सर्विसेज़ के चैंपियन थे। अगर आप सर्विसेज़ की बात करो, तो आईटी इंडस्ट्री जो है वो हम पूरी हमारी इकोनॉमी को 1991 से, जो जिसको हम पहले हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बोलते थे, अर्ली 80s, मिड 80s, मिड 70s, 60s, 50s में, उसको हम हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ इसलिए बोलते थे, उसको हिंदू मुस्लिम का कोई चक्कर ही नहीं था। उसमें उसमें यही था कि 2% का जो जीडीपी ग्रोथ होता था, उसको इकोनॉमिस्ट ने उसको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ डाल दिया, और इसीलिए वो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के साथ ब्रेकआउट करके जो हम 1991 में जो 6-7% का जीडीपी ग्रोथ पे हम पहुंचे, वो इसलिए पहुंचे बिकॉज प्रैग्मेटिक पॉलिसी मेकिंग आई, और उसके साथ साथ इंडिया एक प्रॉब्लम में फंसा 1990 गल्फ क्राइसिस के बाद। हमें सोना मॉर्गेज करना पड़ा, और उसके साथ साथ आईएमएफ ने यहाँ पे इंडिया में आए और वो बोले अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको पूरी इकोनॉमी को लिबरलाइज करना पड़ेगा, ओपन अप करना पड़ेगा। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और गवर्नमेंट कंट्रोल जो था, लाइसेंस राज जो था, वो सब हटा 90s, अर्ली 90s से, और उसके बाद हमारा जो ग्रोथ फ्रेमवर्क आया। बट प्रिडोमिनेटली ये जो ग्रोथ फ्रेमवर्क आया वो इसलिए आया बिकॉज हमारा आईटी एक्सपोर्ट का जो धंधा था वो जोर से चला, और ग्लोबल कंपनीज को इंडियन आईटी की ज़रूरत थी बिकॉज लो कॉस्ट आर्बिट्राज था। वहाँ पे आईटी इंडस्ट्री के जितने भी ग्रोथ हुई, वो सारा पैसा इंडिया चारों तरफ इंडिया में फैला, क्योंकि जो बच्चा बैंगलोर में काम कर रहा था, उसके पिताजी समस्तीपुर में रहते थे, तो वो वहाँ पैसा भेजता था, कोई आरा भेजता था पैसा, कोई उठा के भदोई भेज देता था बनारस के बगल में, कोई यूपी भेजता था। तो अक्रॉस द बोर्ड, मतलब बिहार और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सब एरियाज में शायद आईटी की इंडस्ट्री नहीं बैठी, लेकिन इनको आईटी का फायदा मिला बिकॉज बच्चे जो बैंगलोर में काम कर रहे थे, जो हैदराबाद में काम कर रहे थे, वो पैसा वहां तक भेज रहे थे। बट उस फ्रेमवर्क की बात हम 2 मिनट बात करेंगे। पहले ओवरऑल स्ट्रक्चर को आप समझो कि हो क्या रहा था, हो क्या रहा था और हो क्या रहा है, क्योंकि अभी का डॉक्यूमेंट जो है एग्जैक्ट हमें पता नहीं है बिकॉज अभी तक का डेटा आया नहीं है। बट अभी स्थिति थोड़ी सी और खराब होगी। द वे द आरबीआई इज पैनिकिंग एंड द वे द गवर्नमेंट इज पैनिकिंग, गवर्नमेंट कंप्लीट पैनिक मोड है, पैनिक विद कैपिटल पी। कभी भी गवर्नमेंट आपको ये नहीं बोलेगी कि आप फर्टिलाइजर यूज करना कम करें, कभी नहीं बोलेगी आप 1 साल सोना नहीं खरीदें। अच्छा, नहीं खरीदेंगे 1 साल सोना, तो अगले साल क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 साल नहीं खरीदेंगे, चलो ठीक है मान लिया आपकी बात, तो तीसरे साल कहाँ से आएगा। ये कई बार क्या होता है, जो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट होता है कि यार प्रॉब्लम आई है ना, खर्चा रोक दो, चुप से बैठ जाओ घर में, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। प्रॉब्लम सॉल्व होती है टू टेक इट हेड ऑन। तो हेड ऑन लेने की जब बात होती है तो उसका ये मतलब होता है क्या आपके पास उतना दम है कि आप बैठ के पॉलिसी मेकिंग कर सके। तो लेट्स स्टार्ट विद द बैलेंस ऑफ ट्रेड फ्रेमवर्क। जब बैलेंस ऑफ ट्रेड की हम बात करते हैं, जो हम मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, जो सामान आप उठा के इंडिया से बाहर भेजते हो, उसमें करीब करीब 440-450 बिलियन डॉलर्स का हमारा एक्सपोर्ट है, पौने 800 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट है। तो वहाँ हमारे घाटा सीधा पड़ जाता है। 300-350 बिलियन डॉलर का हमारे शॉर्टफॉल आता है, 320-330 बिलियन डॉलर का। वो शॉर्टफॉल हम मेकअप करते हैं अपने सर्विस एक्सपोर्ट से, बिकॉज सर्विस में करीब 400 बिलियन से
ऊपर का हमारा एक्सपोर्ट का फिगर है और 200 बिलियन के करीब का इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है। सो नेट ऑफ वो 200 बिलियन जो एक्स्ट्रा आता है वो हमारे मर्चेंडाइज जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो डेफिसिट है उसको वहां जाकर मेकअप करने की चेष्टा करता है। ये मेकअप ट्राई करता है करने की, लेकिन पूरा मेकअप नहीं हो पाता है। फिर भी 100-150 बिलियन डॉलर का जो शॉर्टफॉल है वहां स्टेप इन करते हैं हमारे एनआरआई जितने भी इंडिया के बाहर वाले हैं। वो अपने पिताजी को, माताजी को, भाई को कोई कहीं ना कहीं पैसा भेजते हैं, मिडिल ईस्ट से भेजते हैं, अमेरिका से भेजते हैं और हमारी गणित पूरी सेट हो जाती है। एक्चुअल बात अगर मैं नॉर्मल हिसाब से समझाऊं तो अगर एक कोई दुकान वाला है, लकी हलवाई है, दुकान चला रहा है, लेकिन दुकान चलाने में, जलेबी खरीदने में, जलेबी बनाने में, जलेबी बेचने में उसको साल का 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए का घाटा पड़ता है। वो शाम को दुकान के बाद वो लोगों को स्कूल, बच्चों को स्कूल में पढ़ाता है या कॉलेज पढ़ाता है या ट्यूशन करता है, वहां वो करीब करीब 2 लाख रुपए रिकवर करता है। 2 लाख, 2.5 लाख रुपया नेट रह गया, 1.5 लाख रुपया बचता है। 1.5 लाख लकी हलवाई का जो भाई है दुबई में जो काम करता है वो उसको भिजवा देता है। नेट नेट लकी हलवाई की जो लाइफ है वो सेट हो गई है क्योंकि किसी ढंग से उसका काम चलता है। प्रॉब्लम अब स्टार्ट हुई। प्रॉब्लम इसलिए स्टार्ट हुई क्योंकि ये सारा कार्यक्रम जो हो रहा था हमारा, ये क्रूड ऑयल को हम लेके काम कर रहे थे 65, 70, 75, मतलब नीचे में क्रूड करीब 55, 60 होता था, ऊपर में 70, 75 होता था। सो क्रूड ऑयल में बहुत बार बोलता हूँ इसका जो दाम है इंसान के ब्लड प्रेशर की तरह है। अगर बहुत लो चला जाए, 20-30 का क्रूड ऑयल हो जाता है, $20-30 का अगर क्रूड ऑयल हो जाए तो आप ये समझें कि कुछ प्रॉब्लम है ग्लोबल इकोनॉमी में, डीप रिसेशन आ रहा है। क्योंकि क्रूड की जरूरत क्यों नहीं है किसी को, इतना कम क्यों हो गया, डिमांड क्यों कोलैप्स किया क्रूड का। बट एट द सेम टाइम अगर क्रूड ऑयल का दाम बढ़ते बढ़ते 100-110 हो गया तो भी प्रॉब्लम है, कहीं पे ग्लोबल अनरेस्ट है। तो इन बिटवीन दीज टू फिगर्स हमारी जो इक्वेशन है चलती रहती है और हमारी गाड़ी लुढ़कती रहती है। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये हुई कि जब क्रूड 110 तक पहुंचा, उसके साथ साथ जो पिछले कितने सालों से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडिया में अपना शेयर बेचे जा रहे थे, बोलते हैं पिछले 1.5-2 साल का अगर नेट एफडीआई देख ले, नेट एफडीआई का ये मतलब कि जो हमारे जिंदल ग्रुप है, जो हमारे यहाँ के भारतीय है, जो एलएनटी है, जो बाहर पैसा लगाते हैं और बाहर वाले जो इंडिया में पैसा लगाते हैं, वो नेट फिगर बराबर है। अगर वो नेट फिगर में हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा आता बाहर से तो शायद ये जो हम सोच रहे हैं कि एनआरआई रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड से हम अपना इक्वेशन कहीं से मैच कर लेते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट की, वो हमें फिर आराम मिलता है। लेकिन वो एफडीआई और एफआईआई इनफ्लो, जो एफपीआई इनफ्लो है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का, जो बाहर से जो रुपया आ रहा है इंडिया में, वो वहीं पे बराबर हो गया है। तो उसी लिए हमें प्रॉब्लम थोड़ी खासा आ रही है। बट प्रॉब्लम ये नहीं है कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप ये देखें कि हमारे यहाँ पे शॉर्टफॉल है। प्रॉब्लम है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एफडीआई, एफपीआई इंडिया में क्यों नहीं आ रहे हैं। जो दमादम पैसा इंडिया में डालते थे वो क्यों नहीं डालते। एक ये रीजन हो सकता है कि जो लो कॉस्ट लेबर आर्बिट्राज है वो इंडिया का धीरे धीरे गायब हो रहा है, क्योंकि हर एक साल कुछ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती है, कुछ यहाँ पे लोगों के इंडिपेंडेंस ज़्यादा होती है। और दूसरा, जितना ऑटोमेशन होगा, जितना एआई आएगा, जितना रोबोटिक्स लगेगा, उतनी ज़्यादा इम्पैक्ट इंडिया को आएगा। बिकॉज इंडिया इज अ लो कॉस्ट आर्बिट्राज मार्केट, मतलब कि जो काम आप $100 में करेंगे, हम आपके लिए वही काम $10 में, $5 में करके दे देंगे। वही हमारा यूएसपी रहा है और वही हमारा ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखें तो सेलिंग पॉइंट रहा है कि हम अपने आप को सस्ता बनाकर ही बेचें। हमने कभी अपने आप को हाई प्रीमियम, हाई इनोवेशन लेड मार्केट नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया उसका डिस्कशन करके अभी फायदा नहीं है, क्योंकि जिसको हम हिंदी में कहते हैं रात गई बात गई। आगे देखना पड़ेगा कि अब हम क्या कर सकते हैं। तो एफपीआई और एफडीआई का इन्वेस्टमेंट, एफपीआई इसलिए इंडिया में नहीं आ रहा है, कुछ लोग बोलेंगे बिकॉज इंडिया में कोई एआई ट्रेड नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, अगर हमारे पास कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ट्रेड नहीं है तो क्या हम खत्म हो जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम जीरो हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। इसके लिए, हर एक प्रॉब्लम के लिए दुनिया में एक उपाय है। देयर इज ऑलवेज अ सोल्यूशन। मैं हर वक्त ये कहता हूं कि जब लाइफ में आपको नजर आता है कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, एक दरवाजा हर वक्त खुला रहता है, जस्ट दैट आपको वो दरवाजा नजर नहीं आता, दैट इज द ओनली थिंग एट दैट पॉइंट इन टाइम। बट अगर एआई ट्रेड की बात करें तो एआई ट्रेड आपके पास नहीं है, लेकिन आपके पास पैसे थे, जो हमारे आईटी इंडस्ट्रीज के थे पैसे, वो उन्हें बाहर जाकर खरीदना था। बहुत डिस्कशन उसके ऊपर हो चुका है, तो उसकी बात हम नहीं करेंगे अभी ज्यादा, कि इन्फोसिस और विप्रो और जितने हमारे टीसीएस और जितने एचसीएल टेक है, इनके जो ओनर्स हैं, जो बच्चों के लिए किताबें लिखते हैं, शॉर्ट स्टोरीज, और मैं कितनी सिंपल, और मैं बिजनेस क्लास में जा रही थी, मेरे पास इतनी पुरानी कपड़े थे, ये सब कहानियों से दुनिया नहीं चलती। मैं घर में सबको बोलता हूँ, बाहर भी बोलता हूँ कि पैसा बचाकर कोई अमीर नहीं होता है, पैसा कमा कर अमीर होता है। लेकिन 99% ऑफ द इंडियन माइंडसेट, दैट इंक्लूड्स मी,
माय फैमिली मेंबर्स, माय फ्रेंड्स आल्सो, वी आर ऑलवेज फोकस्ड ऑन सेविंग मनी। अगर हम अभी टैक्सी नहीं करें, हम यहाँ से पैदल चले जाएं, ऑटो पकड़ के चले जाएं, तो देखो हम 70 रुपया बचा लेंगे। अरे तू टैक्सी करके घर जा यार, वहाँ कुछ कंस्ट्रक्टिव ऐड कर लेना, कुछ सोच लेना, कुछ लिख लेना, कुछ काम कर लेना, वो 70 से तुम ज्यादा कमा लोगे। बट ये दैट इज द वे द थिंग्स आर। लेट अस कम बैक टू व्हाट वी कुड हैव डन। लेट्स अज्यूम वी डोंट हैव एन एआई ट्रेड, वी हैव मिस्ड द बस, वी हैव मिस्ड द ट्रेन, वी हैव मिस्ड द फ्लाइट, सब कुछ हम मिस कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे इसकी बात करते हैं। बट फॉरेनर्स इंडिया में क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं? मेरे को लगता है कि फॉरेनर्स जो इंडिया में इसलिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं बिकॉज फॉरेनर्स को एक तो इंडियन पॉलिसी फ्रेमवर्क को लेकर कुछ सस्पिशन होता होगा कि यार यहाँ पता नहीं सब पॉलिसी कब चेंज होती है, कब क्या होता है, समझ नहीं आता है। एक एनसीएलटी हैज गिवन अस अ रॉन्ग नेम, बिकॉज एनसीएलटी में आदमी पहुंचता है 50,000 करोड़ की लाइबिलिटी लेकर, और वो कंपनी को कोई और खरीद लेता है 500,000 करोड़ में, और 49-50,000 करोड़ जितने भी बचते हैं उसके, वो सारी लाइबिलिटी बैंक को हेयरकट में आती है। मेरे को लगता है कि हमारा जो फ्रेमवर्क है, जो ओवरऑल डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क है, वो लोकलाइज कर दिया गया है कि यही 5, 10, 15, 20, 25 जो हमारे प्लेयर्स हैं, यही प्लेयर हमारे क्रिकेट खेलेंगे, यही प्लेयर हमारे टीम में रहेंगे, बाकी सारे प्लेयर को हम नहीं लेंगे टीम में। मेरे को लगता है बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो, एंड ओवरऑल बिकॉज इंडिया में जो ग्रोथ जो बताया जाता है, वो ग्रोथ फॉरेनर्स को नहीं पच रहा है। उनको समझ नहीं आता है कि इतना ग्रोथ सिर्फ क्यों है इंडिया में, इससे ज़्यादा ग्रोथ क्यों नहीं है। तो मेरे को लगता है कि वो भी एक रीज़न हो सकता है। बट ऑल सेड एंड डन, फॉरेनर्स इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं इंडिया में, रादर वो तो लॉक स्टॉक एंड बैरल बेच के गए हैं। हंडाई मोटर 2 साल पहले, वो जो 2024 का जो हमारा बुल रन था, वो बुल रन को फाइनल नेल इन द कॉफिन, मतलब जो जिसको हम कहते हैं कि जो कांटी जिसने ठोकी लास्ट में, वो हुंडई मोटर के आईपीओ ने ठोकी, क्योंकि बड़ा आईपीओ आता है और मार्केट को ठप कर देता है। एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट, उसके बाद भी आप देखो कोई भी फॉरेनर जो होता है, वो यहाँ माल बेचकर चेप कर ही बाहर निकल रहा है, वो यहाँ पे टिक नहीं रहा है, वो यहाँ पे रह नहीं रहा है। एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। एक जमाने में ऐसी होती थी, हम बोलते थे कि लोग दौड़ लगाएंगे, इतना बड़ा मिडिल क्लास हमारा, इतना बड़ा एक्सपैंडिंग मिडिल क्लास, इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन, ये जो पॉपुलेशन है, ये ग्रेजुएशन किए हुए बच्चे, ये इतने होशियार बच्चे, इनको ये अपने लिए मार्केट बनाएंगे और हम चुप से बैठेंगे। लोग आएंगे हमारे यहाँ पे, दरवाजा खटखटाएंगे और पैसे डालेंगे। Those things have absolutely turned on their head because for whatever reason India is not attractive to the world. Maybe because the world doesn't need India's market, ऐसा तो हो नहीं सकता, बट मे बी बिकॉज द वर्ल्ड फील्स कि इंडिया के जो मार्केट है, इसमें लोगों के पास पैसे नहीं है। लोग जो हैं, आप अगर कल्चर देखेंगे हमारे यहाँ पे, ये हो गया कि जो किसी के घर में लड़का काम करता है, नौकरी करता है, वो हाउस होल्ड के काम करता है, कपड़े धोने का, खाना बनाने का, वो भी अपने पास जो फ़ोन रखेगा 40,000 का फ़ोन रखेगा, 50,000 का फ़ोन रखेगा। हमारे मुंबई में तो एक जन जो काम करने आया लड़का, वो तो आईफोन लेकर आया था, और उसको हमने पूछा कि तुम्हारा आईफोन लेकर तुम क्यों खरीदे हो? बोला मेरा शुरू से इच्छा था कि मेरे पास एक आईफोन हो, और 60-70 हज़ार का आईफोन लेकर वो काम करने आया। और वो पता इसलिए चला बिकॉज वो आईफोन का चार्जर किचन में था, और मेरी वाइफ ने बोला अरे ये चार्जर यहाँ किचन में क्यों है? तो उसने बोला नहीं ये तो मेरा फ़ोन है। तो वो पता चला। उसको आई क्लाउड का अपना ईमेल आईडी सेट करना नहीं आता था। वो मेरे बच्चों ने बैठा उसका ईमेल का जो आई क्लाउड का जो ईमेल था सेटअप करवाया, बिकॉज जब माल उसको बेचा गया क्रोमा के स्टोर में, तो स्टोर वाले ने कोई कौन सा ईमेल आईडी डाल दिया पता नहीं। बट ऑल सेड एंड डन, ये जो एस्पिरेशन है, ये नेगेटिव एस्पिरेशन है। आप एक ऐसा आईफोन उठा कर लाते हैं बाहर से, जो 70,000 का फ़ोन है, जो 3-4-5 साल में वो 20,000 का, 5,000 का, 15,000 का हो जाएगा, नेट लॉस। तो मुझे लगता है कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग पीपल नॉट टू बाय गोल्ड एंड अदर थिंग्स, क्योंकि आईफोन भी हम बाहर से ही इंपोर्ट करते हैं, हम तो बनाते नहीं है, एप्पल का ही बाहर से प्रोडक्ट आता है, हम तो असेंबली का काम करते हैं, वहाँ पे भी एक डिस्ट्रक्शन है। बिकॉज जो आज का जो मिडिल क्लास है, चाहे सिर्फ काम करने वाले लोअर मिडिल क्लास की बात नहीं हो रही है, जो मिडिल क्लास भी हो रही है, वो बोलते हैं कपड़े हम कुछ भी पहन लेंगे, कपड़ों की प्रॉब्लम नहीं है, फ़ोन जो है हमारा चकाचक होना चाहिए, गाड़ी हमारी अच्छी होनी चाहिए, दिखना अच्छा चाहिए हमें लोगों के सामने गैजेट्स के हिसाब से। तो कपड़ों का जो कंजम्पशन है, जो खर्चा है, ईटिंग आउट हैज़ गॉन अप, फोन का खर्चा हैज गॉन अप, और वो खर्चा कहीं ना कहीं तो आपको स्क्वीज करेगा ही, एंड दैट इज व्हाई वो हमें प्रॉब्लम आ रही है। मेरे को लगता है कि एज अ पार्ट ऑफ द स्टेप्स, नाउ लेट्स से हम क्या कर सकते हैं। जो गोल्ड के ऊपर हमने जो रिस्ट्रिक्शन डाला, मुझे लगता है कि 40,000 के ऊपर का कोई भी फ़ोन ले,
उसका पैन नंबर लेना चाहिए। और ये ऑब्वियसली थोड़ा सा खतरनाक मैसेज चला जाएगा, बट हाँ 40,000 के ऊपर का अगर आप फोन ले रहे हो तो पैन नंबर तो दे दो यार। चलो 50,000 का फिगर रख लो, कुछ भी रख लो, सिर्फ पैन नंबर दो। आप पैसे कहाँ से दे रहे हो नहीं दे रहे हो इज नॉट इंपॉर्टेंट, पैन नंबर दो, डेटा कलेक्शन सोर्स बनेगा गवर्नमेंट का। हमें पता चलेगा कि कौन है महानुभाव जो 40,000 50,000 का फोन ले रहे हैं, डू दे एक्चुअली नीड द फोन। और अगर उन्हें फोन चाहिएगा तो पैन नंबर दे देंगे और उसके बाद हम फोन ले लेंगे। क्यों नहीं देना चाहिए? क्या आप गोल्ड खरीदते हो 2 लाख का, ये तो आप पैन नंबर देना पड़ता है। आप एक डीमैट अकाउंट खोलते हो जिसमें आप 10,000 का शेयर नहीं रखते हो, उसमें आपको पैन नंबर चाहिए होता है, आधार नंबर चाहिए होता है, तो यहाँ क्यों नहीं चाहिए हो? क्योंकि ये सब चीज़ों आपको देखनी पड़ेगी कि हमारे ओवरऑल इकोनॉमी में जो हम 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन पानी देते हैं, उसकी भी एक प्रॉब्लम है। उसकी प्रॉब्लम यह है कि वो लोगों को जो 5 किलो राशन मिलता है वो काम करने के लिए उनको कोई इंसेंटिव नहीं रहता है, एंड दैट इज ऑल्सो अनदर प्रॉब्लम। बिकॉज जो फैक्ट्री चला रहे हैं, जो लोग काम करवा रहे हैं, वो कहते हैं कि आज के दिन लेबर नहीं मिलती बिकॉज लेबर गांव में जाके बैठ जाती है, तो अब हम कैसे काम करें। बट ये प्रॉब्लम जो है ये पिछले 8-9 साल से स्टार्ट हुई आ रही है। 2018-19 में हमारा जीडीपी ग्रोथ बहुत कम आया था, लेकिन हमें शेयर बाजार जो है वो इकोनॉमी को काफ़ी हद तक ढक के आगे निकाल लिया। अगर आपको याद होगा तो 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स कट हुआ था। 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स कट हुआ था क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि अगर हम अपने कॉर्पोरेट्स को टैक्स कट कर देंगे तो शायद ये डेवलपमेंट के लिए ये और पैसा लगाएंगे, केपेक्स के लिए पैसा लगाएंगे और वो पैसा हमारे काम आएगा। ये नहीं पता था कि वो पैसा बचाकर वो बाहर जा जाकर कंपनियां खरीदेंगे। एक और चीज जो सोचने की होती है इसी कॉन्टेक्स्ट पे कि जो कॉर्पोरेट टैक्स कट हुआ था उस कारण जो कंपनीज को पैसा बचा, कंपनी का ईपीएस बढ़ा, और कंपनी के ईपीएस बढ़ने के कारण स्टॉक मार्केट एक टैक्स कट लेड बूम में आ गया फ्रॉम द ईयर 2019 टू 2020। उसके बाद कोविड हुआ तो सब दूध का दूध पानी का पानी, मार्केट गिर गया। बट एक स्टॉक मार्केट को एक जंप मिला बिकॉज नॉट बिकॉज अर्निंग्स वेंट अप बट बिकॉज टैक्सेस केम डाउन। सो टैक्सेस नीचे आए तो ईपीएस बढ़ा, ईपीएस बढ़ने से स्टॉक मार्केट हमारा है एक रिकवरी रैली मारा 2019 में, क्योंकि 2019 में भी हालत बहुत पतली थी बिफोर दिस टैक्स कट केम थ्रू। तो ये जो फर्स्ट बम्प अप मिला, जो हमें फील गुड मिला कि हमारा शेयर बाजार बढ़ा, वो टैक्स कट के कारण हुआ। उसके बाद 2020 में कोविड लेड जो बुल रन हुआ, क्योंकि ग्लोबल लिक्विडिटी इतने जोर से आई, चारों तरफ रुपया फेंका गया। बिकॉज कभी भी ग्लोबल कैलामिटी होती है तो एक लिक्विडिटी गश आता है, और वो लिक्विडिटी गश के कारण जो हमारे 1.5-2 करोड़ 2.5 करोड़ डीमैट अकाउंट थे वो आज के दिन 22 करोड़ डीमैट अकाउंट्स हो गए। तो 20 करोड़ एक्स्ट्रा डीमैट अकाउंट्स खुले। ये सारे लोग जो घर बैठे थे उस समय, मोस्ट ऑफ देम यही सोचे कि टेलीविजन खोले और वहां पे शेयर खरीदें, और बाय चांस या बाय लक या बाय रैंडमनेस इनको एंट्री प्राइस जो थी बहुत नीचे की मिली, लोगों ने अच्छा पैसा कमाया। और शेयर बाजार का नियम यही है कि जब आप अच्छा पैसा कमाते हो तो आप और पैसा उठा के बाजार में लाते हो। तो वो एक सिचुएशन बनी जहां पे लोगों ने ज्यादा पैसा डाला मार्केट में, तो ज्यादा पैसा डालने से ऑब्वियसली दे मेड मनी एंड द मार्केट स्टार्टेड टू मूव अप। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे, उसके साथ साथ 2-3 चीजें और हुई, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, मार्केट नीचे आया, बट लोगों ने पैसा डालकर मार्केट को ऊपर टान दिया। लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट थी, जो हमारे खराब हालत थी, वो 2019 नहीं थी। 2016-17 में जब डीमोनेटाइजेशन आया तो उसने इमीडिएटली ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड स्पेस के बीच में एक डिवीजन क्रिएट कर दिया। क्योंकि डीमोनेटाइजेशन के समय जो हमारा अनऑर्गेनाइज्ड स्पेस था उसका काम धंधा रुक गया, और जो हमारा ऑर्गेनाइज्ड स्पेस था वो मार्केट शेयर लेना स्टार्ट किया। उसके बाद जब जीएसटी आया तो जीएसटी ने वापस अनऑर्गेनाइज्ड स्पेस को, जिसको हम बोलते हैं, उसको फिर एक मार मारी। क्योंकि आप एक बात सोचें, मैं 20 लाख का सामान बेचूंगा तो मुझे जीएसटी का कलेक्शन करना होगा, और मुझे जीएसटी का कलेक्शन करने के बाद जो मेरा जीएसटी लायबिलिटी होगी, मुझे फॉर्म भरना पड़ेगा, मुझे रिटर्न जमा देना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी गवर्नमेंट के तरफ से, डिपार्टमेंट के तरफ से। अब 20 लाख आप एक आम तौर पे अगर आदमी जो खरीद बिक्री करता है वो 5 से 7% का नेट मार्जिन नहीं रखता कोई भी सामान में। तो अगर मैं 7% का भी नेट मार्जिन रखूँ और 20 लाख का मैं सेल्स फिगर रखूँ तो 1,40,000 रुपीज पर एनम कमाने वाले को भी थियोरेटिकली जीएसटी भरना पड़ेगा, और उसके बाद भरने के साथ साथ उसको रिटर्न भरना पड़ेगा। और बेसिकली जो अनऑर्गेनाइज्ड स्पेस है, जिसको हम बोलते हैं कि यार ये गवर्नमेंट को कुछ नहीं देता, ये गलत है। बिकॉज अनऑर्गेनाइज्ड स्पेस भी
इनडायरेक्ट टैक्सेस देते हैं। अगर जो आदमी जो अनऑर्गेनाइज स्पेस उसको बोलते हैं, जो सपोज सड़क पे खड़े होकर, जैसे बॉम्बे में लिंकिंग रोड है, कोलकाता में स्प्लेनेड है, दिल्ली में चांदनी चौक है, ये सारे एरियाज में सड़क पे खड़े होकर वो शर्ट्स बेचते हैं, वो कपड़े बेचते हैं, वो सामान बेचते हैं, और ये जो सामान बेचते हैं ये लोग, इसका ये पैसा कमाते हैं। अब ये हम बोल सकते हैं कि यार तूने तो जीएसटी नहीं दिया इस पैसे का, लेकिन वो जब सामान वो जाता है, कुछ नमक का पैकेट खरीदता है, कुछ और सामान खरीदता है, वो कुछ और जाता है, साइकिल खरीदता है, तो वहाँ पे वो कोई ना कोई हिसाब से टैक्स पेमेंट कर रहा है। लेकिन जब आप एक अनऑर्गेनाइज स्पेस को ब्रेक करते हैं, उठा के उसकी कमर तोड़ते हैं, तो वो डायरेक्टली प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है ऑर्गेनाइज स्पेस के लिए भी। क्योंकि अगर मैं कपड़ा बेचता था सड़क पे खड़े होकर, स्प्लेनेड में कपड़ा बेच रहा हूँ, स्प्लेनेड इज इन कोलकाता, हार्ट ऑफ कोलकाता, और मेरा दुकान थोड़ा ठंडा हो गया, मेरा धंधा थोड़ा मंदा हो गया, तो मेरी इनकम कम हो गई। मेरी इनकम जब कम होगी, तो मैं भी जब गाड़ी खरीदने जाऊँगा या मैं बाइक खरीदने जाऊँगा, साइकिल खरीदने जाऊँगा, तो मैं बोलूँगा यार इस साल तो इनकम कम है, अगले साल देखते हैं। मैं जब खाना खरीदने जाऊँगा, तो मैं बोलूँगा चलो यार इस बार पनीर थोड़ा कम मँगाते हैं, कुछ और ले लेते हैं। सो एवरीवन्स एक्सपेंडिचर रिजल्ट्स इन समवन एल्सेस इनकम, एवरीवन्स इनकम इज समवन्स एक्सपेंडिचर। तो ये एक्सपेंडिचर इनकम का जो टसल है, अगर हम ये सोचें कि अनऑर्गेनाइज्ड स्पेस को हम क्लीन आउट कर दें क्योंकि वो टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो वो आपकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एज अ बायर समवेयर एल्स। उसके हाथ में पैसा नहीं आएगा, तो वो और कहीं जाकर सामान कैसे खरीदेंगे, और वो एक कॉम्प्लिकेटेड सिनारियो बनता है हमारे यहाँ पे। और वही कॉम्प्लिकेटेड सिनारियो डीमोनेटाइजेशन से स्टार्ट हुआ, उसके बाद वो जीएसटी की तरफ गया, और उसके साथ साथ वो कॉर्पोरेट टैक्स कट जब आपने किया, तो आपने ऑर्गेनाइज्ड स्पेस को अनऑर्गेनाइज्ड के मुकाबले और स्ट्रॉन्ग किया। मतलब हम परमानेंटली हमारा जो अनऑर्गेनाइज्ड स्पेस है, जो लोग अपने, जो खुद ही कैशियर है, खुद ही वो सेल्समैन है, खुद ही वो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, खुद ही वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, खुद ही वो सीईओ है, खुद ही काम करता है, चालू करता है काम, वो अपनी इकोनॉमिक जो उसको एडवांटेजेस थे, बिकॉज उसको टैक्स में कुछ राहत मिलती थी, कुछ वो दाया बाया करके कम कर लेता था, ज़्यादा कर लेता था। कई बार क्या होता है, आपको सोचना पड़ता है कि घर में अगर सपोज आप एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और आपके घर में आटा जो महीने का एक्स किलो, अब घी अगर महीने का 10 किलो लगता है, और आप देख रहे हैं यार घी तो यार महीने का 12 किलो लग गया, और आपकी 2000 करोड़ की इंडस्ट्री है, लेकिन सुबह 8 बजे आपका दिमाग लग गया, आप बैठ गए घर में आकर कि यार इतना घी का खर्चा क्यों हो गया। तो आप ये नहीं सोच रहे हैं कि वहाँ पे बिग पिक्चर मिस आपका हो रहा है, क्योंकि आपका काम घर में घी एक्स्ट्रा क्यों खर्चा हो गया वो नहीं है। आपका काम है कि जाकर अपने काम धंधे को आगे बढ़ाना। सिमिलरली ये जिसको मेरे फादर, लेट फादर बोला करते थे कि जो आपके यहाँ पे काम करते हैं वो छोटी मोटी चोरी करेंगे, ये घर के चूहे होते हैं, इनको थोड़ा बहुत खाने दो, इससे दिमाग नहीं लगाना चाहिए। तो जो अनऑर्गेनाइज्ड स्पेस है हमारा, जो अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट होकर गवर्नमेंट के पास जाता नहीं था कि यार हमें नौकरी दो, वो सारे के सारे जो है धीरे धीरे इकोनॉमिकली अनवायबल हो गए। क्योंकि पहले हमने उनको पकड़ा, उनको डीमोनेटाइजेशन पर ठप्पर मारा, उसके बाद हमने जीएसटी के अंदर उसको दबाया, उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स को हमने कट किया। मेरे को ये लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर एक एक करके चीज़ों को ठीक करनी है, तो इंस्टेड की जो कॉर्पोरेट टैक्स कट आपने किया है, उसको कॉर्पोरेट टैक्स कट को वापस धीरे धीरे बढ़ाकर पर्सनल इनकम टैक्स शुड बी रिड्यूस्ड। बिकॉज कॉर्पोरेट टैक्स कट करके हमने देख लिया इन लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। ये जो पैसा मिलता है, ये पैसा लेके बाहर चले जाते हैं, या बायबैक कर लेते हैं अपने शेयर्स का, या डिविडेंड दे देते हैं। आईटी कंपनीज की बात हो रही है, तो कई बार आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, तो ये प्रॉब्लम जरूर आती है कि आपके जो कॉर्पोरेट टैक्स कट के जो रिजल्टेंट इम्पैक्ट था कि कॉर्पोरेट बहुत बड़ा केपेक्स करेगा, वो कुछ नहीं किया कॉर्पोरेट ने। तो इसीलिए कॉर्पोरेट टैक्स कट को अगर मैं वापस रोल बैक करता हूं, मैं अभी स्टॉक मार्केट की बात करूंगा, मेरा स्टॉक मार्केट ठीक रहेगा, घटेगा नहीं। और इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म के लिए हमें कुछ शॉर्ट टर्म पॉइजन पिल्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट को तोड़ना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद यह है कि इंडियन जीडीपी को हम रिवाइव करें, और रिवाइव करने के साथ साथ ऐसे सिचुएशन में जो हालत में इकोनॉमी अभी है, एक बार स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे हो, लेकिन कम से कम 2 साल 3 साल बाद हमारा क्लियर ग्लाइड टू प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्लाइड टू डेवलपमेंट होना चाहिए। सिमिलरली अगर आप एक और चीज देखोगे कि पर्सनल इनकम टैक्स को अगर मैं कम करता हूं, अगर लोगों को ये बोलता हूं कि आप जाएं और खर्चा करें और उस पर आपको रिबेट मिलेगा, आप एसी खरीदें आपको 5% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, और वो क्या देगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपको एक क्रेडिट नोट देगी जो आपके इनकम टैक्स लायबिलिटी के साथ सेट ऑफ होगा। आपको हाथ में पैसा नहीं मिलेगा कि आप उसको ले हाथ का पैसा और आप वियतनाम जाके वहां पे गरबा करें,
प्लेन टेक ऑफ के पहले। उसके लिए आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा कि आप पैसा का क्रेडिट वाउचर मिलेगा और वो आपके इनकम टैक्स पैन नंबर के साथ लग जाएगा। इट विल बी अज्यूम्ड कि टीडीएस की तरह आपका कट गया वो पैसा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको देगी। आप जब अपना टैक्स रिटर्न भरोगे उतने रुपए का आपको रिबेट मिल जाएगा। तो जो टैक्स भरेगा उसको फायदा मिलेगा, जो टैक्स नहीं भर रहा है उसके लिए वी विल सी व्हाट टू डू। बट रैंडमली मेरे दिमाग में आती है, क्योंकि पैसा का ये प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में कि कोई भी एंगल से अगर आप देख लें हमारे देश में, लोग पैसा तो गवर्नमेंट से ले लेते हैं लेकिन उस पैसे को जाकर फिर खर्चा नहीं करते, उसको उठा के पिलो के नीचे डाल देंगे, गोल्ड खरीद लेंगे, स्टॉक मार्केट में डाल देंगे। स्टॉक मार्केट में डालना है बट वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर। फॉर द मोमेंट हमें ये देखना पड़ेगा कि हम डिमांड को वापस कैसे रिवाइव करें। सो कॉर्पोरेट टैक्स कट जो था उसको धीरे धीरे बढ़ाना है और उसके साथ साथ हमारे जो इनकम टैक्स रिबेट है वो देना है, सो दैट लोग जाकर वहां पे खरीदें। अब होगा ये हमारे यहाँ पे, ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट कॉर्पोरेट टैक्स कट जो था उसको वापस बढ़ा दे लेकिन पब्लिक को कुछ नहीं दे। उसके लिए तो हमारा आप कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज हम सिर्फ एक डिस्कशन पॉइंट क्रिएट कर रहे हैं कि एक लंबा चौड़ा अगर कोई आधा पौन घंटे की कोई एनालिसिस करे कि इंडिया की इकोनॉमी को कैसे रिवाइव करेंगे तो क्या आ सकता है। एक चीज जो क्रूड ऑयल को लेकर हम डर डर के जो खेलते हैं वो ये बात हो गई कि डर डर के खेलने का मतलब है कि हम 50 पैसा बढ़ाए, 1 रुपया बढ़ाए। क्रूड ऑयल का दाम अगर इंटरनेशनली बढ़ गया है तो उस दाम को इमीडिएटली बढ़ा दो, रोज का डेली सेटअप करो दाम को, दाम बढ़ाओ। और उसके साथ जब आप क्रूड ऑयल को महंगा करोगे तो लोग अपने आप पेट्रोल और डीजल का कंजम्पशन कम कर देंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे देश में नहीं, बाहर के देश में भी ये होता है कि चीज़ों को महंगा करने से इमीडिएट डिमांड डिस्ट्रक्शन होता है, एंड दैट इज व्हाट वी वांट टू डिस्ट्रॉय डिमांड, वी वांट टू डिस्ट्रॉय अननेसेसरी डिमांड। तो क्रूड ऑयल का दाम बढ़ने से फैक्ट्रियां बंद नहीं होगी, लेकिन क्रूड ऑयल का दाम बढ़ने से जो आदमी गाड़ी के 4 चक्कर काट रहा था वो शायद 2 चक्कर कटवाएगा गाड़ी में, बाइक यूज करेगा या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेगा। किसी के बोलने से कोई कुछ नहीं करता, ये सब अपने आप दाम बढ़ाओगे। दैट्स द बेस्ट वे टू डिस्ट्रॉय डिमांड। डिमांड हैज टू बी डिस्ट्रॉयड बिकॉज हमारे देश में पैसा ही नहीं है, इतना डॉलर नहीं है कि हम बाहर से क्रूड ऑयल लाएं और यहाँ पे यूज करें। और अगर बाहर से हम लाते हैं सबसे पहले तो सबसे पहले हमें फर्टिलाइजर बनाना चाहिए, बिकॉज वो हमारे खेतों में जाएगा, वो आगे के लिए हमारे फूड प्रोडक्शन और फूड सिक्योरिटी क्रिएट करेगा, बजाय कि हम उसको लेकर अपनी गाड़ियों में लगाएं और यूज़ करें। और क्रूड ऑयल का दाम बढ़ गया इसका ये मतलब नहीं है कि आप एथेनॉल पे एथेनॉल ठोकते जाएं गाड़ी के साथ, पेट्रोल के साथ, क्योंकि अल्टीमेटली वो इंजन खत्म कर देगा और मिडिल क्लास जो बेचारा ऐसे ही मिडिल फिंगर जिसको दिखता है हर समय, उसकी हालत और ख़राब हो जाएगी। बट ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, जो हम कई बार बोलते हैं कि ऐसा ना हो कि क्रूड ऑयल का दाम क्योंकि बढ़ गया है हम यहाँ पे पेट्रोल का दाम बढ़ाएंगे। पेट्रोल का दाम बढ़ाने से ये होगा कि एक बार गवर्नमेंट की रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी और फिर क्रूड ऑयल घटेगा तो हमको दाम घटाना भी है पेट्रोल का। ये नहीं कि ये जो एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है इसको उठा के हमने लाडकी बहना योजना कर लिया या फिर उसको उठा के हमने लक्खी भंडार कर दिया कि जाओ तुम लो पैसे मजे करो। मतलब ये हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि जो 80 करोड़ लोगों को आटा चावल हम देते हैं, जो इतनी सारे लेडीज जो हमारे डिफरेंट स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट में किसी को 1500, किसी को 3000, किसी को 5000, ये पैसा मेरे और आपके पॉकेट से जा रहा है। अल्टीमेटली द गवर्नमेंट विल गो ब्रोक इफ दे डोंट नो हाउ टू मैनेज देयर फाइनेंसेस। तो पैसे को बचाना है और पैसे को यूज करना है। एक और चीज जो एआई ट्रेड के बारे में होती है कि इंडिया में कोई एआई ट्रेड नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनीज नहीं है। मतलब इंडिया की हालत जो है वो एआई, क्योंकि इंडिया में कुछ नहीं है, इंडिया क्या करे उसका। इस कॉन्टेक्स्ट में एक चीज समझने की होती है, नॉर्वे में कोई भी एआई ट्रेड नहीं है, स्वीडन में है, डेनमार्क में है एआई के ट्रेड्स, फ्रांस में है कुछ कुछ एआई के ट्रेड्स, यूएस में भरपूर है, साउथ कोरिया में बहुत है, जापान में भी बहुत एआई ट्रेड है, लेकिन नॉर्वे में नहीं है। लेकिन नॉर्वे ने क्या किया, उसने अपने सॉवरेन वेल्थ फंड खोला है जिसमें लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर्स का एयूएम है और वहां पे जाकर उसने शेयर खरीद लिया। उसने एनवीडिया के शेयर खरीदे, उसने माइक्रोसॉफ्ट के शेयर खरीदे, उसने मेटा के शेयर खरीदे। क्यों नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आई हैव गिवन अप ऑन आवर इन्फोसिस एंड द विप्रोज एंड द टीसीएस, ये सब बैठे अपने हिसाब से काम करने के लिए, लेकिन इनके हिसाब से जो ये काम करना चाह रहे हैं कि ये गुड बॉय बन के रहेंगे, शॉर्ट स्टोरीज लिखेंगे, लोग इनकी कहानियां पढ़ेंगे, स्कूल में इनके नाम होंगे, ये 200 साल तक नाम करेंगे। बट व्हाट दे डोंट रियलाइज इज कि इनको जो एडवांटेज दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, क्या एडवांटेज दिया, टिल द ईयर 2000-2001 दे डिड नॉट हैव टू पे इनकम टैक्सेस एंड दैट इज व्हाई द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री फ्लरिश्ड इन इंडिया। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इसमें तो कुछ लोग चोरी भी करते थे, ब्लैक का वाइट करते थे, करते होंगे, बट प्रिडोमिनेटली आपने एक इंडस्ट्री
इंडस्ट्री क्रिएट कर दिया। आगे पीछे जब आपने गवर्नमेंट से एडवांटेज लिया था उस समय फ्रॉम द ईयर 1991 ऑनवर्ड्स, क्योंकि सॉफ्टवेयर को हम टैक्स फ्री किए थे उस समय, आपको इनकम टैक्स नहीं देना था, तो उस एडवांटेज का डोंट दे ओ इट बैक? क्या वो हमारे लिए नहीं, वो अपने लिए ही कुछ कर लें? बट आई थिंक दे बिकम टू ओल्ड फैशन्ड एट द एज ऑफ 75 एंड 80। इनको समझ नहीं आ रहा है क्या आ रहा है। हाँ, बट ये एक बात है कि यूएस में आज के दिन भी 2 बिलियन, 2.5 बिलियन, 3 बिलियन डॉलर मार्केट कैप में इतनी सारी कंपनीज मिलती है जो 60, 70, 80, 100% सीएजीआर पे टॉप लाइन ग्रोथ कर रही है। क्यों नहीं ये जाकर कंपनीज खरीदते हैं? बट लेट्स अज्यूम ये नहीं खरीदेंगे, लेट्स अज्यूम ये कुछ नहीं करेंगे, तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक फंड क्रिएट कर सकता है जो एक्स्ट्रा क्रूड ऑयल का जब रिकवरी हो रही हो, आपके दाम जब नीचे हो क्रूड के, आपके कुछ एक्स्ट्रा पैसा बच रहा हो, आप अपना एक सेविंग सॉवरेन फंड क्रिएट करें और वो फंड में आप पैसा डालते जाएं और वो फंड से आप ग्लोबल जो भी एआई कंपनी है वहां के आप शेयर खरीद लें। इस हिसाब से दो काम होगा। एक तो अगर एआई डेवलप करेगा तो आपका कैपिटल वैल्यू बढ़ेगा उस फंड का, और वो फंड किसका है? वो मेरे और आपके जैसे इंडियंस का फंड है, तो उसका कैपिटल वैल्यू बढ़ेगा। और दूसरी चीज जो होगी उससे आपका जो पैसा है वो डॉलर एसेट्स में बना है, तो आरबीआई या तो डॉलर उठा के इकट्ठा करके रखे अपने पास, ट्रेजरी बिल्स रखे, या आरबीआई अपने साइड से ही एक कोई फंड क्रिएट कर सकती है। लेकिन उसमें एक और प्रॉब्लम है। यहाँ पे पता चला कि आपने कोई लोकल फंड मैनेजर को दिया फंड मैनेज करने को, पता चला 9 2 11 हो गया, वो फंड के बजाय क्या खरीद लिया उसके अंदर, और बाद में पता चल रहा है कि वो बिक ही नहीं रहा है। सो यू हैव टू हैव प्रोफेशनल्स टू हैंडल दिस। एक और चीज जो होती है, हमें स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, क्या पेट्रोल क्रूड ऑयल 110 कोई जिंदगी भर थोड़ी रहेगा। क्रूड ऑयल विल आल्सो कम डाउन टू 60, इट विल कम डाउन टू 70, इट विल कम डाउन टू 50। क्या हम स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बना सकते हैं जिसमें हम 6 महीने का रिजर्व अपना खुद का बना के रखें? अरे एक नॉर्मल आदमी को तो ज्ञान देते देते परेशान हो जाता है, इन्फ्लुएंसर जितने भी हैं, कि इमरजेंसी फंड क्रिएट करो। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई एक वीडियो देखकर अपने लिए इमरजेंसी फंड क्रिएट नहीं करना चाहिए कि यार अगर नेक्स्ट टाइम 110 120 तक अगर पहुंचेगा तो वहां पे क्रूड ऑयल, तो वहां पे हम इसका एडवांटेज ले सकते हैं और ये चीज को देख सकते हैं। बिकॉज आईटी एक्सपोर्ट्स हमारे ड्विंडलिंग हैं, धीरे धीरे आस्ते आस्ते ये कम होंगे, ये यहाँ से बढ़ेंगे नहीं। सो आईटी एक्सपोर्ट्स कम होंगे तो जिसको हम सर्विसेज के कारण जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो 350 बिलियन का जो शॉर्टफॉल होता था, 320-330 बिलियन डॉलर का जो सर्विसेज के कारण हम मेकअप करते थे, वो सर्विसेज का मेकअप फैक्टर खराब होगा। और उसके साथ साथ जो एनआरआई रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड है वो भी इंपैक्टेड होंगे। बिकॉज बाहर से जो एनआरआई हमारे हैं, वो जो पैसा यहाँ पे अपने माँ बाप को भेजते हैं बाहर से, वो भी बाहर जाकर आईटी में ही काम कर रहे हैं। ऐसे हमारे एनआरआईज में से मुझे लगता है 60 to 70% जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड है आईटी इंडस्ट्री के साथ। तो अगर आईटी इंडस्ट्री का बोलबाला बढ़ता है, आईटी इंडस्ट्री आगे ग्लोबली बढ़ती है, तब हमें रेमिटेंसेस ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर आईटी इंडस्ट्रीज ठप होती है, धीरे पड़ती है, ठंडी होती है, तो एनआरआई रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड भी इंपैक्टेड हो जाएंगे। तो बेसिकली वी विल बी लेफ्ट विथ 330-350 बिलियन डॉलर्स ऑफ हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड का डेफिसिट। और उसके साथ साथ फॉरेनर्स भी इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये शॉर्टफॉल हम बराबर कैसे करेंगे? भाई कोई तो बात कर लो इसके बारे में। मैं देखता हूँ जो भी स्टॉक मार्केट का आदमी है जिसने थोड़ा बहुत समझा है, वो बोलता है 4 चीज कर लो बस, अपनी लाइफ सेट है। बोलो भाई क्या 4 चीज? एलटीसीजी हटा दे और जीरो कर दे, एसटीसीजी को जीरो कर दो, एसटीटी को हटा दो और बायबैक टैक्स हटा दो, बस इससे हो जाएगा काम। भाई कैपिटल गेन्स का मतलब होता है पहले गेन्स होगा कैपिटल का, उसके बाद उस पर टैक्स लगेगा। अगर गेन्स ही नहीं होगा तो क्या चीज का आप टैक्स घटा रहे हो, क्या चीज का आप टैक्स बढ़ा रहे हो? बट ये सब चीजों से देखते देखते एक और चीज होती है कि गवर्नमेंट इतना पैसा लाएगी कहां से? क्योंकि हम तो कहानियां कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को फंड क्रिएट करना चाहिए, गवर्नमेंट को पढ़ाई लिखाई में पैसा लगाना चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन में पैसा लगाना चाहिए। एक और बात इसमें होती है, हमारे आईआईटीज और आईआईएम्स और जितने भी गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो सारे के सारे सब्सिडाइज रेट पे बच्चों को पढ़ाते हैं। क्या बच्चा जो आईआईटी और आईआईएम से पास आउट करके बाहर जाकर एनआरआई बन के वो नौकरी करता है, पैसा कमाता है, क्या ये सब्सिडी का पैसा उससे रिकवर करना चाहिए वापस? अगर रिकवर करना चाहिए तो क्यों ना हम उसको 12% का इंटरेस्ट लगाकर जितना उसके ऊपर सब्सिडी के ऊपर पैसा खर्चा हुआ है उतना पैसा उससे हम रिकवर करें और उसको बोले भाई तू वापस दे पैसा इसको बैक टू द इंस्टीट्यूट जहां से आपने पढ़ाई की है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी रिकवर करना चाहिए, बिकॉज हम सब्सिडाइज करके
अपना पेट काट कर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो बच्चा अमेरिका जा रहा है और अमेरिका में वो रॉकेट बना रहा है, अमेरिका में वो क्लॉड में बना रहा है, एंथ्रोपिक में काम कर रहा है। वाई, क्या हम अपना टैक्स के पैसे से अमेरिका को डेवलप करें? ये ऐसा क्यों होता है? वाई डजंट एनीवन थिंक यार, जो बच्चा यहाँ पे पढ़ाई कर कर बाहर गया है, बाहर वो काम कर रहा है, उसको पकड़ के लाओ बाहर से, या तो तू पैसा दे, नहीं तो भी वापस आ जा, तू दो, जो करना है करो। आई हैव अ लॉट ऑफ एनआरआई फ्रेंड्स एंड आई नो दे विल ऑल्सो से कि यार तू अच्छा बात बोल रहा है, हम लोग दे देंगे ये पैसा, क्यों नहीं देंगे। बट एक बात जो होती है, हमारे यहाँ पे कोई ऐसा सोचता ही नहीं है, जो मुझे लगता है। जैसे एक और चीज़, गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन कर दिया 2016 में, क्योंकि ब्लैक मनी खत्म करना था। मैं एक ब्लैक मनी खत्म करने के लिए 2 सेकंड की बात बोलता हूं, जो जिंदगी में नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा। आप सर्कल रेट को मार्केट रेट के बराबर कर दीजिए। जैसे सूरत जैसे एरिया में, जहां 60-70% कैश में ट्रांजैक्शन होता है, मैंने 2 करोड़ में कोई दुकान खरीदी, तो वहां पे ये पता चला कि 50 लाख मैंने चेक से दिया, 1 करोड़ 50 लाख मैंने कैश का आदान प्रदान किया, जिसपे गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस हुआ, टैक्सेशन का लॉस हुआ, स्टैंप ड्यूटी लगी, रजिस्ट्रेशन के जो खर्चे पड़े, सब में गवर्नमेंट को लॉस हुआ। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों नहीं आप सर्कल रेट को नॉर्मल कर दें, एक ही सिंगल रेट हो, कोई भी कैश ट्रांजैक्शन नहीं हो? क्या गवर्नमेंट को अगर पता नहीं है कि उस एरिया में सर्कल रेट क्या है, तो गवर्नमेंट पता कर सकती है। सिंपल सी बात है। जिस दिन गवर्नमेंट ये काम करने लगेगी, गवर्नमेंट को टैक्स का कलेक्शन आएगा, और उसके साथ साथ एक और चीज जो होगी, वो ये होगी कि जो ब्लैक मनी है वो सर्कुलेशन से बाहर जाएगा, और उसमें सबसे ज्यादा मार खाता है वो सैलरी वाला, जो बेचारा 2 करोड़ रुपया 3 करोड़ कमाकर करीब करीब 30-32-35% टैक्स देकर वो 2 करोड़ बचाया है। अब वो 2 करोड़ व्हाइट को वापस ब्लैक करेगा, बिकॉज जो बिल्डर है उसने उसको बोला भाई तेरे को ब्लैक देना होगा तो ही मैं तेरे को पोजेशन दूंगा। अब वो सर पे हाथ रख के बैठ जाता है कि यार पहले तो मैंने टैक्स दिया, टैक्स देकर ये व्हाइट मनी लाया, अब ये व्हाइट को मैं ब्लैक करूं और उसके बाद फिर मैं लेकर जाऊं बिल्डर के पास, ये कौन सी पाप कर दिया मैंने। तो ये जो सिचुएशन बनती है, आपको ये समझना पड़ेगा कि इससे बचने के लिए आपको सर्कल रेट बढ़ाओ, उसके बाद जो पैसे आ रहे हैं वो पैसे को कलेक्ट करो, और जितना पैसा आप कलेक्ट करोगे, ये मत कर देना कि वहां पे गुजरात में बैठकर आप सबको यार फ्री के 2-2 हज़ार रुपए बांट दो। ये बांटने का ही बीमारी है कि हम आज यहाँ पहुंचे हैं और कल हम कहाँ पहुंचेंगे हमें नहीं पता, और आपको भी नहीं पता। यार मुझे तो थोड़ा पता है, लेकिन पब्लिक फोरम में ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि ज्ञान दो उतना ही जितना पब्लिक एब्जॉर्ब कर सके। ज्यादा ज्ञान देने से क्या है ना, पब्लिक थोड़ी सी उखड़ भी जाती है। पब्लिक का मतलब पूरी पब्लिक नहीं, सर्टेन पार्ट ऑफ द पब्लिक। लेकिन पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, बीच बीच में अगर पॉलिटिक्स हो रही है तो होने दो, थोड़ी सी पॉलिटिक्स होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स कम बैक टू इट। तो सर्कल रेट के हिसाब से अगर आप करेंगे तो आपको गवर्नमेंट के हिसाब से एडवांटेजेस आएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का कलेक्शन बढ़ेगा, और गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा तो गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा। एक और चीज जो होती है, गवर्नमेंट के पास जमीन कितनी है अगर आप सोचें। अब कोलकाता में जैसे फॉर एग्जांपल फोर्ट विलियम जो है एकदम हार्ट ऑफ कोलकाता, अलीपुर जू कोलकाता में, अलीपुर से बढ़िया उससे पॉश एरिया कोलकाता में है ही नहीं कोई। वहां पे हमने जू बना दिया है, जहां पे हमने शेर, चीता, गीदड़ सारे के सारे वहां भरे हैं, हाथी भी रखा है, यहाँ पे मोटा हाथी भी है उधर। क्या हम अलीपुर जू को पीछे बात थी मूव करने की, लेकिन प्रॉब्लम ये होगा जिस दिन आप अलीपुर जू को उठा के मूव कर लोगे, उस दिन गवर्नमेंट अलीपुर जू वाले एरिया में बड़े बड़े टाउनशिप बनाने के लिए बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को ठेका दे देगी। दैट्स अ प्रॉब्लम। आप अलीपुर जू वाले एरिया को खाली करें, मेरे ख्याल से रैंडमली, मेरे ख्याल से उसके 2-2.5-3 हज़ार करोड़ रुपए आ सकते हैं, ज्यादा भी आ सकता है। आई डोंट नो कितना बड़ा है अलीपुर जू। सिमिलरली फोर्ट विलियम एरिया जो कोलकाता में, आपको बोलेगा सर वहां पे तो आर्मी है। आर्मी को क्या हार्ट ऑफ कोलकाता में बैठना है? क्यों नहीं, आर्मी बाहर बैठ सकती है आउटस्कर्ट्स में। कोलकाता कौन सा कोई आपका अमृतसर है कि वहां पे पाकिस्तान अटैक करने वाला है? इट्स स्टिल गॉट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉर्डर्स। तो ये जो हार्ट ऑफ द एरियाज है, यहाँ पे गवर्नमेंट की कितनी लैंड है, ये लैंड को निकाले और ये लैंड में गवर्नमेंट अपनी जमीन को बेचे, और वो सारे पैसे को ले जाए कहाँ पे, वो उस फंड में जहाँ पे हम कहते हैं कि इंटरनेशनली इन्वेस्ट करे और लोकली भी इन्वेस्ट करे। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सॉवरेन वेल्थ फंड हो, जो इंडियन कंपनीज में नहीं बाहर की कंपनीज में इन्वेस्ट करे। आपका ऑटोमेटिक डॉलर हेज होगा उससे, क्योंकि आगे आते हुए समय में आपको अगर डॉलर की जरूरत होगी तो आपका जो फंड है वहां पे डॉलर एसेट्स होंगे, क्योंकि वहां पे आपने दुनिया भर के शेयर्स खरीद के रखे होंगे। आपको ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो आप S&P 500 का इंडेक्स फंड ले सकते हैं। आप फंड ऑफ फंड बन जाओ, आप दुनिया के 50 फंड मैनेजर्स को वहां से दे दो पैसे मैनेज करने के लिए, थिंग्स विल हैपन वेल। लेकिन हम ऐसा करेंगे कि नहीं मुझे पता नहीं। आप अगर रेलवे को देखें तो रेलवे स्टेशन के अगल बगल इतनी सारी एरिया रहती है, मतलब एकड़ और एकड़ की एरिया रहती है, जिसको
इंडियन रेलवेज जो है बेच सकती है। अब कहीं पर टाइटल डिस्प्यूट है क्या नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो पार्लियामेंट में जाकर इसको सॉर्ट आउट कर सकती है, और वो सारे एरिया को अगर आप बेचेंगे तो उससे दो फायदे होंगे। एक फायदा ये होगा, गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा। दूसरा फायदा ये होगा कि होम प्राइसेस विल कम डाउन, द सप्लाई ऑफ लैंड विल इंक्रीज। हमारे यहाँ पे ये जमीन को लेकर जो कार्टेल बना दिया गया है, चाहे दिल्ली एनसीआर एरिया में देखें, साउथ बॉम्बे में देखें, मतलब 1 लाख रुपया स्क्वायर फुट में अगर आप फ्लैट बेच रहे हो, मेरे को लगता है कि दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ डे लाइट रॉबरी। 1 लाख रुपया स्क्वायर फुट इन एन एरिया, इन अ कंट्री जहाँ पर कैपिटा इनकम $2900 पर कैपिटा है, वहां पे तुम 1 लाख रुपया पर स्क्वायर फुट में आप कैसे फ्लैट बेच सकते हो? बट ये इसलिए बेचते हैं बिकॉज लैंड की सप्लाई को कंट्रोल करके रखा हुआ है। कॉर्पोरेट्स हैव गॉट नो बिजनेस टू बी इन द बिजनेस ऑफ लैंड एंड हाउसिंग डेवलपमेंट। कॉर्पोरेट्स को इनोवेशन करना चाहिए, कॉर्पोरेट्स को आगे बढ़ना चाहिए। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से अगर हम देखें तो नई न्यू एज टेक्नोलॉजी में जाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पे कॉर्पोरेट्स भी वो आर्बिट्राज का काम करता है। यार से ज़मीन ले लेंगे यार, उसको खाली करा लेंगे, वो ज़मीन के ऊपर हम घर बना लेंगे, वो घर बना के हम सबको बेच देंगे, फिर हम लोग सब अमीर हो जाएंगे। खैर अमीर तो ये लोग ऑलरेडी हैं, बट ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, कॉर्पोरेट का काम ये नहीं है ये सब करना, बिकॉज कॉर्पोरेट का काम ये है कि तुम देश के उन्नति के लिए वहां पे पैसा लगाओ जहां पे इनोवेशन की जरूरत है, जहां पे कंट्री जो है वो आगे और बढ़ सके। बट दैट इज नॉट हैपनिंग इन आवर कंट्री, क्योंकि कॉर्पोरेट्स को यही प्रॉब्लम बताई गई है कि आप जो भी करो आप यहाँ पे ज्यादा लंबा मत सोचो। तभी कॉर्पोरेट हर वक्त आप देखेंगे, आप कोई भी कंपनी को देख लो, आप वो हर एक आदमी उसका यही फोकस बना के रखता है कि कैसे मैं लैंड पार्सल कहीं से कैप्चर करूं और लैंड पार्सल के ऊपर उसके ऊपर घर बना के टाउनशिप बनाकर मैं बेच दूं और मैं पैसे बना लूं। मुझे लगता है कि इसको रोकना चाहिए, कॉर्पोरेट्स को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल आप देखो कि एसबीआई चेयरमैन का जो घर है वो मुंबई में, साउथ मुंबई में है, वो मालाबार हिल के अगल बगल में है, और मेरे को लगता है वो घर ही अगर आप बेच दो उठाकर तो 300 करोड़ रुपए मिल जाएगा। 300 करोड़ रुपए का अगर मैं 6% इंटरेस्ट एसबीआई के रेट पे भी करूं तो साल का 18 करोड़ होगा। एसबीआई के चेयरमैन की तनख्वाह जो है साल का 1 करोड़ नहीं है, और 18 करोड़ का वो अपॉर्चुनिटी लॉस कर रहा है। बिकॉज मालाबार हिल के एरिया में जब आप वो रह रहे हो उस घर के अंदर, लिपेंसी रोड मालाबार हिल उस एरिया में, तो वहां पे 300 करोड़ रुपया का अगर आप उसको इन कैश करते हो, उसको प्रोडक्टिव सिस्टम में डालते हो, सप्लाई ऑफ लैंड को बढ़ाते हो, हाउसिंग प्राइसेस विल कम डाउन, इट विल बिकम मोर अफोर्डेबल फॉर पीपल टू बाय। बट डू वी रियली वांट टू डू इट? वी डोंट वांट टू डू इट। तो इफ यू डोंट वांट टू डू इट तो दूसरी तरकीब बताते हैं, उसको सोच लो, क्या पता वहां कुछ करना चाहें। जो पैसा आपका बन जाता है उससे क्या हम अपने आईआईटीज और आईआईएम्स को अपग्रेड कर सकते हैं? क्या हम हार्वर्ड टाइप इंस्टीट्यूट के साथ क्या हम टाई अप कर सकते हैं कि आप इंडिया आए और इंडिया में खोलें अपना, यहाँ पे सेंटर खोलें, हम आपको मैनेजमेंट देते हैं, यू गेट द बेस्ट ऑफ ब्रेन्स हियर। क्या इंडियंस कम बुद्धिमान थोड़ी हैं? इंडिया के तो लोग जाकर बाहर पढ़ाते हैं, तो क्या इंडिया में लोग नहीं पढ़ा सकते हैं? क्या हम बाहर से विजिटिंग फैकल्टी, विजिटिंग टीचर्स को नहीं बुला सकते जो हमारे इंस्टीट्यूट्स को यहाँ पे आगे बढ़ाएं? बट प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे यहाँ पे ऐसा होता नहीं है। जब पढ़ाई लिखाई की बात होती है तो हम तो एक सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम के पेपर को लेकर ही परेशान होते हैं कि हम इंडियन आर्मी को दें, कि इंडियन नेवी को दें, कि इंडियन एयरफोर्स को दें। मतलब ये कहानियां हमारे यहाँ बन जाती है बिकॉज हम सीरियस नहीं है पढ़ाई को लेकर। बट अगर आपको रियली आगे से 3 साल 5 साल का व्यू करना है तो सबसे पहले आपको एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना होगा। अगर वो इम्प्रूव नहीं होगा, अच्छा आईआईटी आईआईएम बनाकर क्या कर लोगे? प्राइमरी एजुकेशन में अगर इतना खोखलापन है तो आईआईटी आईआईएम इज गोइंग टू गेट यू नोवेयर। सो दैट इज व्हाई यू आल्सो नीड कि प्राइमरी एजुकेशन के साथ साथ आप आईआईटी आईआईएम को बनाओ, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन जो है उसको पीछे आप नहीं छोड़ो, क्योंकि अगर आप प्राइमरी एजुकेशन को पीछे छोड़ोगे तो बच्चा वहां तक पढ़ ही नहीं पाएगा कि वो आईआईटी आईआईएम लेवल तक आ जाए। कुछ लोग बोलते हैं हमें यार इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए, हमें ईवी करना चाहिए, हमें ग्रीन रेवोल्यूशन लाना चाहिए, हमें पोर्ट्स बनाने चाहिए, हमें लॉजिस्टिक्स ठीक करना चाहिए, हमें रोड बनाना चाहिए, हमें ब्रिज। अरे भाई 10 15 20 साल का समय नहीं है। 10 15 20 साल में आप ये मिडिल इनकम ट्रैप में फंस जाओगे, जिंदगी भर हम विकसित नहीं बनेंगे।
इन रियलिटी। इन पेपर तो हम 4 साल पहले बन चुके हैं, बट इन रियलिटी हम विकसित नहीं बनेंगे अगर आप ये लंबी लंबी स्कीम ढांकोगे यहाँ पे। अगर आप ये बोलोगे हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे, तो चलाते रहो बुलेट ट्रेन, उतने पैसे लग जाएंगे, इतने में तो कितने बच्चे पढ़ के अभी तक निकल गए होते हैं, अपने माँ बाप की सेवा करते हैं और अपने देश को आगे बढ़ाते हैं। बट हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम यही होती है कि आप कुछ भी काम कर लें, ग्लोबली हो या लोकली हो, आपको कंसेंसस कभी नहीं मिलेगा। यू कैन नॉट मेक एवरीवन फील हैप्पी। घर में भी यही होता है, आप कोई भी डिसीजन लें, घर में हर आदमी खुश नहीं हो सकता है, लेकिन प्रिडोमिनेटली अगर मेजॉरिटी खुश होता है तो भी ठीक है। अगर मेजॉरिटी भी खुश नहीं है, माइनॉरिटी खुश है, लेकिन आपको लग रहा है ऐसे डिसीजन मेकर कि मैं इनके लिए सही कर रहा हूं, तो आप वो डिसीजन लो और आगे बढ़ो। तो ये सब चीजें जो है आपको देखना पड़ेगा। एक और चीज जो होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इतनी कंपनीज है, जैसे कोल इंडिया हो गई, पावर ग्रिड हो गई, इतनी सारी कंपनीज का क्या हम स्टेक बेच सकते हैं उनको जो इनकम टैक्स पेमेंट करते हैं? क्या हम उनको 100 शेयर दे सकते हैं एट 50% डिस्काउंट टू द मार्केट प्राइस विद 3 ईयर लॉक इन? 3 साल का लॉक इन मिलेगा, कोल इंडिया के शेयर चाहिए, 50% डिस्काउंट टू मार्केट प्राइस रहेगा, आपको इनकम टैक्स बताना पड़ेगा कि आप इनकम टैक्स पे करते हैं, और ये जो 50% आपको डिस्काउंट है आपको इनकम टैक्स में रिबेट में मिलेगा। मतलब अगर कोल इंडिया के 100 शेयर 50,000 के हो गए 2 मिनट के लिए, 50% डिस्काउंट 25,000 है, दिस 25,000 रुपीज विल बी मेड अवेलेबल टू यू इन फॉर्म ऑफ अ रिबेट। जब आप इनकम टैक्स लाइबिलिटी आएगी तो उसमें ये 25,000 रुपये एडजस्ट हो जाएगा। कैरी फॉरवर्ड कर लो इसको 4 साल तक, आप देखो कैसे हमारा देश आगे बढ़ता है। एक बार किसी ने अगर रिटर्न भर दिया कि मेरे याद इस साल की 30 लाख की इनकम थी, अगले साल आपके पास डेटा आ जाएगा कि आप वहां पे चले जाओगे उनके पास कि यार भाई पिछले साल तो तुम्हारी इतनी इनकम थी, आगे का तुम क्या करने का सोच रहे हो ये जरा बताओ। 2 चीजें और हमें करनी पड़ेगी, एक होगा एलटीसीजी, एसटीसीजी, एसटीटी, और उसके बाद एक इनहेरिटेंस टैक्स। इनहेरिटेंस टैक्स हम लोग जैसे के लिए तकलीफ है बिकॉज हम लोगों ने पैसे बनाए हैं, वी वांट आवर चिल्ड्रन टू गेट आवर मनी, बट स्टिल फॉर द कंट्री इफ इट creates a general betterment for everyone, we should go for it। तो LTCG STCG की जब बात होती है, क्योंकि आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अपने शेयर्स की वैल्यू बढ़ानी है, क्योंकि 100 शेयर आप बांट रहे हो पब्लिक में एट 50% डिस्काउंट एंड विद 3 ईयर लॉक इन, और वो 50% डिस्काउंट में आपको इनकम टैक्स रिबेट मिलेगा। इनकम टैक्स रिबेट मतलब आपका सेट ऑफ हो जाएगा टैक्स लायबिलिटी के साथ। इसीलिए आपको स्टॉक मार्केट बॉयंट चाहिए, स्टॉक मार्केट ऊपर चाहिए, ठंडा शेयर बाजार नहीं चाहिए। ठंडा शेयर बाजार में कोई पैसा नहीं डालेगा, तेज शेयर बाजार में जो आदमी है वो कहीं ना कहीं से पैसा उठा के लाएगा और बाजार में डालेगा। तो LTCG हैज टू गो बैक टू जीरो फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। और उसके बाद बोलना पड़ेगा कि यार 5 साल तक हम नहीं छेड़छाड़ करेंगे, गॉड प्रॉमिस नहीं करेंगे, ऐसे करके जैसे हम लोग बचपन में करते थे ना, गॉड प्रॉमिस नहीं करेंगे। क्यों नहीं? हमको तो आपकी बात का विश्वास ही नहीं है। आपने बोला था यार STT लगा दो, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, लास्ट में पता चला कि दोनों आ गए। तभी मैंने बोला ना, ऐसा ना हो कि कॉर्पोरेट टैक्स कट के बजाय कॉर्पोरेट टैक्स हाइक हो जाए और वहां एक रिटेल, एक आम आदमी को, एक इंडिविजुअल इनकम टैक्स पेयर को फायदा भी नहीं मिले। लेकिन ऐसा होएगा नहीं, बिकॉज कॉर्पोरेट टैक्स कट में यही प्रॉब्लम होती है। वैसे एक और बात जो समझने की होती है, STT जो है उसको आप बढ़ा दो घटा दो डजेंट मैटर, बट डे ट्रेड जो है FNO है उसको बंद कर दो, सारे बंद कर दो। इंडिविजुअल स्टॉक फ्यूचर हटा दो, यस, इंडिविजुअल स्टॉक फ्यूचर हटा दो। जिसको काम करना है इंडेक्स फ्यूचर से करेगा। जो टीवी में आकर दिन भर का ट्रेड का बताएगा आइडिया, उसको डंडे लगवाओ पकड़ के, भाई तू क्या हिसाब से बता रहा है। बिकॉज मुझे लग रहा है कि हमारे जो बच्चे हैं वो पूरे बर्बाद हो रहे हैं, पूरी सैलरी का पैसा उठाकर वो इधर ही डाले जा रहे हैं इंडिविजुअल ट्रेड्स में। वो ये भी नहीं सोच रहे हैं कि ये जो सैलरी का मेरा पैसा आया इसको मैं बचा लूं, मैं धीरे धीरे अमीर हो जाऊं। द रश टू गेट रिच क्विकली इज जस्ट कैचिंग ऑन। हर आदमी सोचता है मैं रातों रात पैसे बना लूं। उस आदमी ने 90s में 5,000 करोड़ रुपया बना लिया। अरे उसने कितने घपले किए आपको पता है? 90s में, 2000 में, 2010 में जो पकड़ा गया वो पकड़ा गया, जो नहीं पकड़ा गया वो आगे निकल गया। तो किसने किया, पैसे कैसे बनाए, नहीं बनाए, इनसाइडर ट्रेड से बनाया, नहीं बनाया, आप और मैं। और आज के दिन, आज के सेटअप में अगर हम सोचें कि हम उस स्पीड से बढ़ेंगे तो 99 आउट ऑफ 100 पीपल विल गो टू जीरो। क्योंकि ये जिसको हम बोलते हैं जीरो सम गेम है, और यहाँ पे सारा पैसा जो 5-10 आदमी जो है वही सारा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, बाकी इंडिविजुअल्स जो है वो FNO कर करके। और होता इसमें प्रॉब्लम ये है, पहले आपने 2 लाख डाला, 2 लाख उड़ाया, फिर वो 2 लाख रिकवर करने के चक्कर में 3 लाख और डाला, 5 लाख रुपए डूब गए। अब 5 रिकवर के चक्कर में 3 लाख और डाल दिया, 8 लाख डूब गए। और ये धीरे धीरे आपको पकड़ के अंदर टान लेता है। हाँ, आई नो ब्रोकर्स वोंट बी हैप्पी विद दिस, फंड मैनेजर्स वोंट बी हैप्पी, क्योंकि फंड मैनेजर्स को भी चाहिए कि बॉयंट मार्केट उठा
पटापट होता रहे, लिक्विडिटी मिलती रहे, लिक्विडिटी सब मिलेगी, लेकिन एफएनओ जो है वो हमारे कंट्री के हिसाब से, हमारे जो यंग पॉपुलेशन है उसके हिसाब से इट्स अ बैड थिंग, इट शुड बी बैंड। आप एफएनओ स्टॉक फ्यूचर बैन करो, इंडेक्स में करो, जिसको इंडेक्स में करना है वो करेगा, निफ्टी खरीदेगा, निफ्टी बेचेगा। और उसके साथ साथ इतनी सारी एक्सपायरीज क्यों चाहिए आपको? कांट यू हैव जस्ट वन एक्सपायरी फॉर ऑल द एक्सचेंजेस ऑन वन डे ऑफ एवरी मंथ? कैन यू हैव इट? नहीं करेंगे ये लोग। भाई अपना काम है बताना, ये क्योंकि मुझे बहुत जन बोलते हैं सर आप सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं, आप कुछ बताते नहीं है। तो मैं बोला यार ठीक है, सैटरडे का दिन है, खाली बैठे थे, कुछ काम था नहीं, मैं बोला चलो यार बताते ही हैं, चलो देखते हैं कितनी चीज़ें इंप्लीमेंट होती है। और ये तो मैं आधा बता रहा हूँ जो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो मैं जस्ट ऐसे बैठा और बात कर रहे हैं। अगर हम बैठ के नंबर्स के साथ वर्क करें तो देयर आर 200 मोर थिंग्स टू वर्क ऑन, वेयर यू कैन एक्चुअली क्रिएट अ सिनेरियो वेयर इंडिया विल रीस्टार्ट to grow at 6 to 7% genuine GDP. 6 to 7 genuine is the operative word. But finally एक और चीज़ जो होती है वो इनहेरिटेंस टैक्स की होती है। अब उसमें बहुत सिंपल रूल ऑफ थंब लगाना होगा। हमारा पर कैपिटा इनकम क्या है? हमारा पर कैपिटा इनकम $2800 है। अब ये तो डॉलर का रेट भी खसक रहा है नीचे, मतलब 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी से आज ही एक जन से बात हो रही थी, वो बोला अरे अजी 4 नहीं रहा, अब तो हम 3.6 हो गए हैं। सो अगर हम $2900 पर कैपिटा पे हैं, 1000 टाइम्स ऑफ $2900 क्या होता है? सो 1000 टाइम्स ऑफ $2900, लेट्स अज्यूम $3 मिलियन हो गया। तो $3 मिलियन की अगर हम इनहेरिटेंस छोड़ रहे हैं किसी को, तो उस पर 10% का फ्लैट टैक्स। अगर आपके पास $3 मिलियन के एसेट हैं, विच इज 9 3 27 30 करोड़ है करीब, और वो हर एक साल आप पर कैपिटा के साथ उसको स्विच करते जाओ, और आप मर गए, आपके बच्चे आपसे लेने आ रहे हैं, तो आप उसके ऊपर इनहेरिटेंस टैक्स लगा सकते हो, सिंपल 10% का। अगर मैं उसको डबल करूं, अगर मैं 1000 टाइम्स ऑफ पर कैपिटा के बजाय 2000 टाइम्स ऑफ पर कैपिटा जाता हूं, $6 मिलियन। अगर 60 करोड़ 55-60 करोड़ के ऊपर का कुछ है, स्लैब रेट पे चल रहा है, वो 20% टैक्स पे जाएगा। सिमिलरली अगर आप उसको 3000 टाइम्स कर लेते हो, विच इज अबाउट 9 मिलियन, सपोज $10 मिलियन के ऊपर आप छोड़ते हो, वो इंक्रीमेंटली 30% इनहेरिटेंस टैक्स पे चला जाएगा। इंक्रीमेंटली क्या ऐसा हम कर सकते हैं? चलो बहुत ज़्यादा लगता है, तो 30% नहीं करो, उसको आप 25% कर दो, बट दीज आर जस्ट आइडियाज, यू हैव टू वर्क ऑन देम। लेकिन ये पैसा से वापस, ये नहीं है कि इलेक्शन आ गया तो फिर लाडली बहना और लक्की भंडार और ये सब नहीं करना है पैसे का। बहुत मेहनत से हम लोग पैसा कमाए हैं। ये पैसे का आपको एक फंड खोलना है, आपको एक ग्रॉस सॉवरेन फंड खोलना है, और वो फंड से ग्लोबली इन्वेस्ट करना है, सो दैट आज से 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल 50 साल 100 साल 200 साल तक कोई भी दुनिया में नए नए वेव ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे टेक्नोलॉजी के। अगर हमारे यहाँ पे हमारे बच्चे वो इनोवेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम through that fund we will participate in all the different types of innovations that happens everywhere in the world. There are too many things to think about, but क्या अगर हम इतने से भी कुछ कर लें, इसमें से भी कुछ कर लें, तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इससे साथ साथ जो सोचने की बात ये होती है, क्या हम करेंगे ये सब? आई डाउट कि हम कुछ करेंगे, बिकॉज कोई भी गवर्नमेंट जो होती है वो कुछ भी करने जाती है, उसको पहला ये डर लगता है कि अगर मैं ये कर लूँ तो अभी यार अगले साल यूपी इलेक्शन है, फिर क्या होगा। अब अगर वैसे सोचना है तब तो फिर कुछ भी हो सकता है, बट अगर आप 2 मिनट के लिए देश के लिए सोचोगे तो मुझे लगता है यूपी और बिहार तो अपनी साइड रहेंगे, देश विल कंटिन्यू, एंड फॉर द कंट्री आई थिंक वी नीड टू टेक दिस डिसीजंस। और ये जो तोते की तरह हम लोग बोलते हैं कि एलटीसीजी काट दो, एसटीटी काट दो, एसटीसीजी काट दो, उसके साथ साथ आप यार डिविडेंड टैक्स हटा दो, बायबैक, क्या यार जिंदगी भर यही काम करना है क्या? आपको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि ग्रोथ लाने के लिए आप ग्रोथ ले आओ ना, फॉरेनर्स अपने आप आ जाएंगे इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। आप ग्रोथ नहीं लाओगे तो फॉरेनर्स नहीं आएंगे इन्वेस्ट करने के लिए। एज सिंपल एज दैट। यू किल माई रैट आई किल योर कैट। सिंपल सी बात यह है कि आपको जो करना है आप करें, बट आप मेहनत करके इंडिया में अगर वापस ग्रोथ को रिवाइव नहीं करेंगे तो आगे आने वाले समय में थिंग्स आर गोइंग टू बी डिफिकल्ट। क्योंकि अभी तो हमने एआई की बात ही नहीं की है इस वीडियो में कि एआई हमें कैसे इम्पैक्ट करेगा, कैसे हमें किल आउट करेगा, कैसे हम बच सकते हैं उससे, एआई को लेकर क्या क्या इम्पैक्ट आएंगे। एंड दीज आर थिंग्स दैट वी हैव टू थिंक अबाउट ऑल द टाइम। एक और चीज़ जो होती है समझने की कि हमारा जो एग्री स्पेस है, हमारा जो एक्सपोर्ट का स्पेस है,
वो सब में भी चेंजेस आ सकते हैं, बट दोज चेंजेस विल टेक टाइम। लेकिन सर्कल रेट बढ़ाने के लिए तो मेरे को लगता है 1 हफ्ते में बढ़ सकता है। इनकम टैक्स को, कॉर्पोरेट टैक्स को स्विच करने के लिए इट कैन हैपन इन अबाउट 15 डेज। ये सारे कार्यक्रम में 70% ऑफ ऑल दिस can be implemented within a period of 30 days, and once you start doing it, and finally RBI को they should not fight against the rupee जहां जा रहा है उसको जाने दो, धीरे धीरे उसको ड्रिफ्ट होने दो। आप मार्केट फोर्सेस के साथ लड़ाई करके आप सर्वाइव और सस्टेन नहीं कर पाओगे। आपके हाथ में जितना डॉलर रिजर्व पड़ा है, आरबीआई की बात हो रही है, वो सारे खर्चा हो जाएंगे और उसके बाद भी रुपया जहां जाएगा वहां उसको जाना है, वहां वो पहुंच जाएगा। यू विल नॉट बी एबल टू डू मच। ये बात सही है कि रुपी अगर टू अ डॉलर 105 जाता है, 110 जाता है, तो हमारा इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आएगा तो आने दो। वी विल हैव टू बाइट द बुलेट, बिकॉज अगर हमें लॉन्ग टर्म व्यू चाहिए तो हमें कुछ शॉर्ट टर्म पेन लेना ही पड़ेगा, बट ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगता है ये सब करने के लिए बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग पावर चाहिए। एंड बिकॉज वो डिसीजन मेकिंग पावर अगर होना होता तो अभी तक हो गया होता। फिर मुलाकात होगी आपसे कभी, तब तक के लिए थैंक यू।